हेलो एवरीवन। आज जो स्कीम हम देखने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ पीपीएफ। पीपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है। इसके बारे में मैंने 3-4 सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया, कुछ मेरी खुद की भी नॉलेज थी इस चीज़ को लेकर। सो उन सबसे नॉलेज लेके मैंने एक फर्दर ये कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर आपको पीपीएफ के बेनिफिट्स, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, या पीपीएफ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती है उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ के बेनिफिट्स कितने होते हैं? अगर हम पीपीएफ के बेनिफिट्स की बात करें तो पीपीएफ के 3 बेनिफिट्स होते हैं। पीपीएफ के टोटल 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि ये रिस्क फ्री होता है। सपोज अगर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया या आपने अपना पैसा किसी और चीज़ में डाल दिया जो कि मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है देन पीपीएफ, तो उसमें आपका रिस्क जो चांसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा आपका रिटर्न उतना ज़्यादा आपका रिस्क। रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। सो इसीलिए ये जो है पीपीएफ है ये आपको ईएलएसएस से कम आपका रिटर्न देता है, लेकिन स्टिल इट इज़ रिस्क फ्री। इट इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ रिस्क फ्री। क्यों है ये रिस्क फ्री? बिकॉज ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है, सो इसीलिए ये रिस्क फ्री है। नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो है टैक्स फ्री रिटर्न। टैक्स फ्री रिटर्न का क्या मतलब है कि जब आपने अपना पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको कोई रेट वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो जो पैसे पे जो इंटरेस्ट आपको मिला, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। जैसा कि एफडी के केस में होता है। एफडी के केस में आपको जितना भी इंटरेस्ट एफडी से गेन होता है उस पर आपको टैक्स जो है वो देना होता है, लेकिन पीपीएफ के केस में ऐसा नहीं होता। पीपीएफ के केस में जितना अमाउंट इसमें डिपॉजिटेड है उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता। तो ये इसका सेकंड बेनिफिट है। नाउ द थर्ड बेनिफिट इज कि इसके अंदर आपको टैक्स रिबेट मिलती है। कौन से सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 80C। ओके। तो जैसे सपोज आपकी सैलरी है, मतलब आप टैक्सेबल उसके अंदर स्लैब के अंदर आते हैं, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, जो कि आपकी सैलरी के अंदर काउंट नहीं होगा और वो टैक्स रिबेट में आ जाएगा अंडर सेक्शन 80C। तो लोग इसीलिए पीपीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उसका रीज़न ही ये है क्योंकि उसमें उनको टैक्स रिबेट मिलती है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता और वो रिस्क फ्री है। सो दीज आर द 3 बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ। अदर देन दैट हम आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद आया पीपीएफ के अंदर कौन कौन एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसके अंदर पीपीएफ का एक अकाउंट खोल सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। एनआरआई अकाउंट नहीं खोल सकता, एचयूएफ वाला पर्सन अकाउंट नहीं खोल सकता। ओके। अगर सपोज आपका एक अकाउंट है पीपीएफ में एनआरआई होने से पहले, बिफोर एनआरआई होने से पहले आपका पीपीएफ में अकाउंट है, लेकिन उसके बाद आप एनआरआई हो गए, उस केस में क्या होगा? आप इसको व्यू तो कर पाएंगे लेकिन इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आप जो मतलब माइनर के ऊपर भी पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। माइनर भी एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उसका जो ऑपरेटर होगा वो कौन होगा? आइदर पेरेंट। ठीक है, पेरेंट्स उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। सो पीपीएफ का आपका ये चीज जो है वो पूरा हो गया। देन आता है आप ये अकाउंट खोलने कहाँ जा सकते हैं। थर्ड जो चीज आई है ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट जो थर्ड चीज है कि आपका पीपीएफ का अकाउंट कहाँ ओपन हो सकता है? किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में, वेदर इट इज प्राइवेट, वेदर इट इज पब्लिक और नेशनलाइज्ड, या फिर पोस्ट ऑफिस में, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका पीपीएफ का अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है। अभी उसके बाद आपका आता है कि आप इसमें कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं।
कितना मतलब पैसा इसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें क्या कंडीशन होता है, आप इसमें कितना भी डिपॉजिट करा सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन जो टैक्स रिबेट आपको मिलता है वो सिर्फ 1.5 लाख तक मिलता है पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम के लिए कंडीशन है। मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है कि 500 पर फाइनेंशियल ईयर आपको जमा करवाना ही करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी इनएक्टिव हो गया तो आपका जो पहले आपने डिपॉजिट करवाया था वो खत्म हो गया, नहीं। इस इनएक्टिव को आप रिवाइव भी करवा सकते हैं। रिवाइव कैसे कर सकते हैं, सपोज मैंने इस साल पैसे नहीं भरे पीपीएफ में 500 रुपये जो मिनिमम होता है, और मैंने नेक्स्ट ईयर मुझे वो अकाउंट रिवाइव करवाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पहले 3 साल से भरती आ रही थी वो पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट ईयर मैं इसको रिवाइव कर सकती हूँ। कैसे, जो पिछले साल मैंने 500 नहीं भरा था वो 500 प्लस 50 रुपीज़ की पेनल्टी, 50 रुपये की पेनल्टी देके और पिछले साल का जो मिनिमम डिपॉजिट था वो देके हम पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई, पीपीएफ अकाउंट को खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली इसका एक फॉर्म होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप नॉर्मल खाता खुलवाने जाते हैं वो सब इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, अब ये 1.5 लाख रुपए जो आप जमा करवाएंगे ये आप कैसे भी करवा सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कैसे भी करवा सकते हैं, लेकिन साल में 12 बार से ज़्यादा इसमें आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। सपोज आपने 1-1 रुपए की 12 ट्रांजेक्शन कर दी तो उसके ऊपर भी आप 12 बार से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस पर कैप है। डिपॉजिट की टोटल 12 ट्रांजेक्शन ही हो सकती है पर फाइनेंशियल ईयर्स पीपीएफ अकाउंट में। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश, चेक, डीडी, ऑनलाइन, कैसे भी आप इसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी होती है। नेक्स्ट इसमें चीज होती है इसकी मैच्योरिटी। पीपीएफ की मैच्योरिटी कितनी होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पीपीएफ की मैच्योरिटी की। तो देखो, पीपीएफ का जब आपका अकाउंट खुलता है वो आपका 15 साल के लिए खुलता है। 15 साल का इसमें लॉक इन होता है। सपोज 15 साल हो गए लेकिन आप फिर भी अकाउंट को चलाना चाहते हैं, तो ये 5-5 साल के ब्लॉक के अंदर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किसमें, 5 साल के ब्लॉक के अंदर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पीपीएफ का अकाउंट 15 साल का हो गया, मैच्योरिटी डेट आ गई, आप बोलो कि जाके मुझे मैच्योर करना है, तो वो मैच्योर नहीं होगा। मैच्योरिटी डेट से 1 साल पहले आपको बताना होगा कि मैं अपना पीपीएफ अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी वो एक्सटेंड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये आपकी मैच्योरिटी हो गई, एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। अभी एट प्रेजेंट इसका इंटरेस्ट चल रहा है 7.1%। ये कब तक चलेगा आपका, सितंबर 22 तक। इस क्वार्टर के लिए जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1 होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रली डिसाइड होता है और ये क्वार्टरली चेंज होता है। पर क्वार्टर पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है और इसको डिसाइड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, अगर हम पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पीपीएफ जो है 7.1 से लेके 9.5 के बीच तक फ्लक्चुएट हुआ है। मतलब किसी टाइम पे पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 भी रहा है, विच इज अ वेरी 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 गुड रिटर्न। ओके, रिस्क फ्री रिटर्न ये आपका हो गया। अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट आपका होता है वो मंथली कंपाउंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीपीएफ के अंदर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली कंपाउंड होता है। मंथली कंपाउंडिंग से हमारा क्या मतलब है, सपोज मेरा एक पीपीएफ अकाउंट है, मैं उसमें 6 तारीख को जाके 6 मई को जाके मैंने उसमें पैसे जमा कराए। अब 6 मई को अगर मैंने जमा कराए तो अगर हम सिंपल सेविंग्स या उसका हिसाब लगा के चले तो मुझे मई के जितने भी रिमेनिंग ऑफ डेज हैं उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पीपीएफ के अंदर 6 मई से जो मंथ की लास्ट डेट है उसके बीच में अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर यही पैसा आप 1 से 5 के बीच में जमा करवाएंगे किसी भी महीने की, तो आपको उस महीने का, उस पूरे महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं,
अप्रैल, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके 1 से 5 के बीच में इस पैसे को जमा करवाते हैं ताकि उन्हें पूरे साल का ब्याज जो है वो मिल जाए। सपोज अपने जून में जमा करवाया तो आपको वो नहीं मिलता, आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए ब्याज मिलता है, बट वो इतनी ऐसी चीज़ नहीं है। बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पीपीएफ में 1 महीने में पैसा डालना ही है तो कोशिश कीजिए उसको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में डालने का, ताकि आपको उस पूरे महीने का इंटरेस्ट मिल सके। ओके, ये हो गया इसका मेच्योरिटी और आपका ये कितने साल का होता है क्या। पीपीएफ अकाउंट को आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग अगर यूज़ करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर साइड के अंदर जो हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, साइड में जो वो नेविगेशन बार बना होता है उसके अंदर पीपीएफ का प्रॉपर्ली आता है। ऐसे अदर बैंक की एप्लीकेशंस में भी होता है, हम पीपीएफ का अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा ये चीज़। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, हम पीपीएफ में विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पैसा जमा करवाया है तो हम इसीलिए करवाते हैं कि वो हमें इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सके। लेकिन हम पीपीएफ से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उसमें 15 साल का लॉक इन होता है, अगर उसमें लॉक इन है तो उसका फायदा क्या है, हम उसे कैसे विड्रॉ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो हम 15 साल से पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते, और सपोज अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ गई तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ को हम देखते हैं। ये देखने से पहले हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है, जो कि पीपीएफ का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है और जो कि विड्रॉल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका बेसिक ही वही है। सपोज मैंने पीपीएफ का अकाउंट किसी जिस ईयर के अंदर मैं खुलवा रही हूँ वो ईयर काउंट नहीं होता। पीपीएफ जैसे हमने बोला 15 साल, एक्चुअली में वो 15 साल नहीं 16 साल होता है, क्योंकि जिस ईयर के हम अंदर हमने उस अकाउंट को खुलवाया है वो फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होता। ओके, ये इसका बेसिक है। सपोज हमने एक अपना अकाउंट खुलवाया 1 जुलाई 2020 को हमने अपना अकाउंट ओपन किया। ओके, तो जो हमारा पहला साल है वो ये वाला FY 2021 जो है वो फर्स्ट ईयर में काउंट नहीं होगा। हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 माना जाएगा। ओके, ये वाला नहीं माना जाएगा, ये इनिशियल वो होता है, इसको हम 15 ईयर्स के टाइम में नहीं कंसीडर करते हैं। ओके, ये बेसिक है, क्योंकि इसी के बेस पे हम फर्दर पीपीएफ का विड्रॉल चेक करेंगे। अब हम देखते हैं पीपीएफ से हम कैसे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, पीपीएफ में क्या होता है, 2 चीजें कर सकते हैं। पहला होता है लोन और दूसरा होता है विड्रॉल। ओके, पहला होता है लोन और दूसरा होता है विड्रॉल। लोन के लिए क्या है, आप पहले 2 साल तक कुछ नहीं कर सकते। पहले 2 साल तक, पहले 2 फाइनेंशियल ईयर तक, 2 फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर छोड़ के जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया था, उसके बाद फर्दर 2 फाइनेंशियल ईयर तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लोन मिलता है 3rd फाइनेंशियल ईयर से। 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक आपको लोन मिल सकता है। आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको लोन मिल सकता है। आपको लोन मिल सकता है 3rd से 6th के अंदर। लेकिन 7th फाइनेंशियल ईयर से 15th फाइनेंशियल ईयर तक आपको क्या मिलता है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब लोन आपको कितना मिल सकता है, लोन आपको मिल सकता है 25% ऑफ द बैलेंस जो आपके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में था। जो आपके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में था वो आपको लोन मिल सकता है। आपको उसे 36 मंथ्स में रीपे करना होता है। ठीक है, 36 मंथ्स में रीपे। अब सिंस इट इज लोन, हमसे बैंक इंटरेस्ट भी लेगा, तो इंटरेस्ट उसका कितना होता है, 1% ज़्यादा होता है। जितना कि आपको वो दे रहा है उससे 1% ज़्यादा वो आपसे ले लेता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपने ही पैसे पे 1% ब्याज दे रहे हैं, दैट्स इट। सिंपल लैंग्वेज में यही है इस चीज़ का। उसके बाद आता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, सपोज आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, सपोज आपका एक पीपीएफ अकाउंट है, साथ में आपका एक एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन का अकाउंट है जो कि एनपीए है। राइट टू सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ क्या कहता है कि अगर आपके किसी भी अकाउंट में पैसा है तो बैंक क्या करेगा, उस अकाउंट से पैसा आपके एनपीए अकाउंट में डाल सकता है। लेकिन इसमें कैच क्या है, पीपीएफ अकाउंट का पैसा नहीं डाल सकते, उसको लायबिलिटी के अगेंस्ट हम सेटल डाउन नहीं कर सकते। पीपीएफ का पैसा इस एनपीए हाउसिंग लोन में नहीं डल सकता।
ये इसका एक प्लस पॉइंट है, इसका एक बेनिफिट है ये। ओके, देन अब इसके अंदर हम विड्रॉ कब कर सकते हैं, हम अपना अमाउंट विड्रॉ कब कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें भूख लगी है, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमें अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, तो हमने बोला हमारा पीपीएफ का पैसा हमें दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर दो ही चीज़ों में हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें हायर एजुकेशन करनी हो। हायर एजुकेशन किसकी, सेल्फ की, खुद की हायर एजुकेशन के लिए हम पीपीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड हम कब कर सकते हैं, जब और सपोज किसी माइनर के नाम पे अकाउंट है, किसी माइनर के नाम पे अकाउंट है, तो माइनर की हायर एजुकेशन के लिए भी हम पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, सीरियस इलनेस अगर होती है हमारे किसी भी फैमिली मेंबर की, फैमिली किसी में भी आता है, आपकी इमीडिएट सक्सीडिंग या प्रिसीडिंग, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे, उनकी अगर कोई सीरियस इलनेस होती है तो हम इस केस में, आपके डिपेंडेंट्स बेसिकली, तो हम उस केस में पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ और है, सपोज एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे भी अकाउंट खुलवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें खुद के अकाउंट में भी 1.5 लाख और बच्चे के अकाउंट में भी 1.5 लाख, नहीं, उन्हें टोटल माइनर का और सेल्फ का मिला के 1.5 लाख की छूट मिलेगी। वो जमा कितना भी करवाएं वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो टैक्स रिबेट होगी वो दोनों का मिलाकर 1.5 लाख रुपए होगी, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट अ अर्निंग पर्सन, मैं अपना पैसा उसके में जमा करवा रही हूँ। ओके, राइट, देन ये चीज़ आपकी हो गई। और इसके लिए एक चीज़ ये भी है, आप 5 साल से पहले विड्रॉ करवा ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब वो तो हमने लिख ही दिया 7th फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले हम उसको विड्रॉ करवा भी नहीं सकते। और अगर आप विड्रॉ करवाते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। कितने % की पेनल्टी हमें देनी पड़ती है, 1% की पेनल्टी हमें देनी पड़ती है। सपोज अगर 7.1 हमें इंटरेस्ट मिलता था तो हमें इंटरेस्ट 6.1 के हिसाब से हमें मिलेगा। 1% की हमने पेनल्टी दे दी प्री मैच्योर विड्रॉल पे। ओके, राइट, देन द नेक्स्ट वन इज, अगर हमें पीपीएफ का अकाउंट, सपोज मैं यहाँ पर हूँ और मेरा ट्रांसफर अंडमान हो गया या मेरा कन्याकुमारी हो गया, तो मैं पीपीएफ को अकाउंट को ऑपरेट करने वहाँ नहीं आऊँगी। ऑपरेट तो वैसे आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ अकाउंट मेरे पास ही रहे जहाँ मैं जाऊँ, तो मैं अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ किसी भी दूसरी ब्रांच में, किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कहीं से। इन तीनों के अंदर आप कैसे भी इसको वो बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैसे भी इसको ट्रांसफर हम कर सकते हैं। इट इज़ फ्रीली एंड ईजिली ट्रांसफरेबल, राइट। सो इसके अंदर इससे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज़ और आ जाती है, नॉमिनी। कितने भी नॉमिनी हम बना सकते हैं, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, बट अ माइनर कैन नॉट मेक अ नॉमिनी इन हिज और हर अकाउंट। माइनर अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं बना सकता। सो दैट्स ऑल अबाउट पीपीएफ। इसके बेनिफिट्स, कैसे अकाउंट खुलता है, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे लोन मिल सकता है, वो सब हमने पढ़ लिया। और उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, कितने स्पैन में एक्सटेंड होता है। मैच्योरिटी से 1 साल पहले हमें बताना होता है कि हम अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा पीपीएफ में ऐसे कुछ पढ़ने वाला है नहीं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला रहता है फ्यूचर वैल्यू का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।